नमस्कार दोस्तों अक्सर आप देखते हो हमारे देश में रिजर्वेशन को लेकर काफी डिबेट होता है। और रिजर्वेशन में भी अगर आप देखेंगे, स्पेशली जो ओबीसी वाला ग्रुप है, उसमें जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर काफी चर्चा चलती है कि ओबीसी के अंदर कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा जजमेंट आया है क्रीमी लेयर को लेकर कि यहां पर सरकार जो है वो आगे चलकर किस तरह से लोगों को डिवाइड करेगी कि ओबीसी के अंदर ये लोग क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। जनरली अभी तक क्या होता आ रहा था कि यहां पर ज्यादातर जो इनकम क्राइटेरिया है उसी के बेसिस पर डिवाइड किया जाता था कि अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते थे। लेकिन अब आप देख सकते हो जो खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट सेज इनकम अलोन कैन नॉट डिसाइड ओबीसी क्रीमी लेयर स्टेटस। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या कॉन्सेप्ट और ये कहां से आया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कैसे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली यहां पर डिसाइड किया है, मतलब जजमेंट पास किया है कि जो ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर होता है वो सिर्फ इनकम के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। कि मतलब सरकार ने कह दिया कि भाई 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है जिस फैमिली की, वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। हो सकता है 8 लाख के ऊपर जो फैमिलीज हैं ओबीसी के अंदर, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और ये जो क्रीमी लेयर है ना, बेसिकली 1992 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है, तो वहीं से ये पर्टिकुलर चीज निकल कर आती है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्या है कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम अगर आप देखोगे, इसका मेन मकसद क्या है? मेन यही है कि हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर सोशल एक्सक्लूजन, उनको अपलिफ्ट करने के लिए भारत के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया और इसको इंक्लूड किया गया हमारे संविधान के अंदर। संविधान में आप देखोगे तो 2 आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 15(4) जो यहां पर स्पेशल प्रोविजंस अलाउ करता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशन के अंदर, मतलब जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहां पर उनको रिजर्वेशन मिले, ये चीज अलाउ किया जाता है। फिर साथ ही साथ आर्टिकल 16(4) है जो यहां पर रिजर्वेशन देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो सरकारी संस्था है, सरकारी जॉब्स है, वहां पर उनको रिजर्वेशन मिले। तो ये 2 आर्टिकल्स इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में। लेकिन हुआ क्या कि जब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन आया, 27% आप सब जानते हो कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। तो ओबीसी क्या है ना, इतना बड़ा ग्रुप है, अब उसमें हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो ऑलरेडी अपने आप को अपलिफ्ट कर चुके हैं। जरूरी थोड़ी है कि मान लो अब रिजर्वेशन चल रहा है इतने लंबे समय से, तो बार बार उनके बेटा फिर उनके बेटा, मतलब इस तरह करते करते जनरेशन टू जनरेशन उनको फायदा होता रहेगा। तो यहां पर ओबीसी में स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी भी ध्यान रखिएगा एससी और एसटी के अंदर ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में लाया गया है। ऑल्दो चर्चा होती है कि एससी और एसटी में भी लाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें नहीं आ पाया है। तो आपको समझने की जरूरत है कि क्रीमी लेयर है क्या। देखो, क्रीमी लेयर बेसिकली रेफर्स टू सोशली और इकोनॉमिकली एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ ओबीसी कम्युनिटी जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, सोसाइटी में ऑलरेडी उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, जिनको शायद अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो क्रीमी लेयर का बेसिक पर्पस यही था कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिले ओबीसी ग्रुप के अंदर जो डिसएडवांटेज चल रहे हैं, जो इसका एक्चुअल में बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं 100 लोग हैं ओबीसी के, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से 20 लोग ऐसे होंगे, 20 फैमिलीज ऐसी होंगी जो बार बार इसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाती हैं, और बाकी के जो 80 मेंबर्स हैं, 80 फैमिलीज हैं ओबीसी के, उनको बेनिफिट अभी भी नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअल जो पर्पस है रिजर्वेशन का वो तो सॉल्व हुआ नहीं। तो यहां पर जो लोग ऑलरेडी बेनिफिट उठा लिए, जो ऑलरेडी इसका फायदा हो चुका है, तो उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए कि भले ही वो ओबीसी कम्युनिटी से होंगे लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि जो एलीट ओबीसी फैमिलीज हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स बार बार ना लें, वो कैप्चर ना करें। तो एक प्रकार से यहां पर जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और ये कॉन्सेप्ट कहां आया था, जो मैंने आपको बताया ना 1992 में जो जजमेंट आया था इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उस समय आपको याद होगा मंडल कमीशन को लेकर काफी चर्चा हुई, 1990 में इंप्लीमेंट हुआ, एंड उसी के बाद ये जो जजमेंट था, इसी की वजह से इसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। और इस केस के अंदर बेसिकली 3 चीज सामने आई थी। एक तो ये डिबेट था कि क्या ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में माना कि हाँ 27% का जो रिजर्वेशन मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में वो उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन
क्रीमी लेयर को इसमें से एक्सक्लूड करना चाहिए, ये 1992 में ही बोल दिया गया था। एंड रिजर्वेशन शुड बेसिकली टारगेट सोशल बैकवर्ड सेक्शंस, उनके ऊपर यहां पर ज्यादा फोकस हमें रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1992 का जजमेंट आज 30 साल से ज्यादा हो चुका है, अब वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों आ गया, इसको पहले समझिए। क्या है कि पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर मामला गया था, जैसे कि मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। यहां पर क्या था कि जो पीएसयू एम्प्लॉयज वगैरह थे वो चले गए हाई कोर्ट में। उनका यह कहना था कि देखिए साहब, हमारा ऑलरेडी 8 लाख से ऊपर का इनकम है, ठीक है, उनका इनकम ऑलरेडी थ्रेशोल्ड के ऊपर जा चुका है। तो सरकार ने कहा कि आप तो क्रीमी लेयर के अंदर आ गए। लेकिन इन एम्प्लॉयज का यह कहना था कि लेकिन अभी भी हमें बैकवर्डनेस फेस करना पड़ रहा है, अभी भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो हमें रिजर्वेशन से वंचित ना रखा जाए, हमें अभी भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यह मामला गया था अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर, और कई हाई कोर्ट्स ने आर्ग्यूमेंट भी किया था कि हाँ, यह बात सही है कि इनकम अलोन कैन नॉट रिफ्लेक्ट सोशल एडवांसमेंट। जो पावरफुल सोशल पोजीशन है, हो सकता है कि आप मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख ही हो, लेकिन ऑलरेडी आपको फायदा मिल रहा हो, आप अपलिफ्ट हो चुके हो सोसाइटी के अंदर, आपको डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़ रहा हो, तो भले ही आपका इनकम 5 लाख है, थ्रेशोल्ड के नीचे है, फिर भी हो सकता है आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाए। मतलब दोनों चीज हो सकता है। ये जो जजमेंट अब हुआ क्या ना कि हाई कोर्ट ने माना इस चीज को, तो इतने सारे हाई कोर्ट का अलग अलग फैसला आ रहा था, इसी की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ की ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये चीजें बताई हैं, कही है सरकार को कि आपको इस बेसिस पर क्रीमी लेयर डिसाइड करना चाहिए। अब देखना होगा आगे चलकर सरकार क्या करती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिए हैं, पहले समझ लीजिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है टू एड्रेस सोशल बैकवर्डनेस। कोर्ट ने एम्फसाइज ये किया है कि रिजर्वेशन एग्जिस्ट बेसिकली टू करेक्ट सोशल इनइक्वालिटी कॉज्ड बाय कास्ट हायरार्की। मतलब इकोनॉमिक पॉवर्टी सिर्फ एक मेन रीजन नहीं हो सकता रिजर्वेशन का। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक पुअर अपर कास्ट इंडिविजुअल है, वो हो सकता है कि इकोनॉमिकली सफर कर रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई गरीब व्यक्ति है लेकिन वो अपर कास्ट इंडिविजुअल है, कि मतलब मान लीजिए उसकी इनकम 5 लाख रुपए है, लेकिन उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा। अब रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या था ओबीसी का, कि उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। अब वो इंडिविजुअल को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी इनकम मान लो 5 ही लाख है, फिर भी उसको हम क्रीमी लेयर में ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि कुछ ओबीसी फैमिलीज हो सकता है कि 10 लाख रुपए उनकी फैमिली इनकम हो, लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा हो, तो हम उनको क्रीमी लेयर में क्यों रखें। भले ही वो 8 लाख से ऊपर है उनकी इनकम, लेकिन फिर भी वो क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मेन आर्गुमेंट क्या है, कि इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पर सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि किसको क्रीमी लेयर में रखना है, किसको नहीं रखना है। तो बेसिकली फिर डिसाइड कैसे होगा, तो बेसिकली कोर्ट का एम्फसिस ये है कि ऑक्यूपेशन, जो स्टेटस ऑफ पेरेंट्स है, हमें उसको देखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, तो क्योंकि आप अक्सर देखो हमारे देश में क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि बहुत आसानी से चीज़ों को घुमा फिरा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट का फैमिली का बच्चा है, या फिर कोई और पीएसयू एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उस केस में भले ही उनकी इनकम हो सकता है 15 लाख रुपए हो, लेकिन आप सब जानती हो किस तरह से इनकम सर्टिफिकेट वगैरह में चीज़ों को घुमाया जाता है और दिखा दिया जाता है कि नहीं देखिए इनकी इनकम तो 7 ही लाख रुपए है, तो उसकी वजह से उनको फायदा मिल जाता है रिजर्वेशन का। तो दैट इज वाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं, जो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हो गए, हाई लेवल प्रोफेशनल्स हो गए, ये बेसिकली क्रीमी लेयर के अंदर आने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। भले ही उनकी इनकम 2 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, डजंट मैटर। अगर आप इसमें आते हो तो आप ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर के अंदर आने चाहिए, क्योंकि इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सोसाइटी के हायरार्की में ऊपर आ चुके हैं। फिर इसके अलावा क्रीमी लेयर डिटर्मिनेशन मस्ट बी मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि किसको क्रीमी लेयर में लाना है नहीं लाना है, वो इनकम, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, एजुकेशन अटेनमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजों पर डिसाइड होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा था ना 8 लाख रुपए, क्योंकि अभी करंट लिमिट अगर आप देखोगे ना, इनकम लिमिट जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है, कि अगर 8 लाख रुपए पर ईयर उस फैमिली की इनकम है, अपने पेरेंट्स की इनकम है,
तो आप यहाँ पर क्रीमी लेयर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब चीज़ें बदलने वाली हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, सरकार के क्राइटेरिया में ऑलरेडी कई चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आपके पेरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो भी यहाँ पर आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे। और मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं, IAS, IPS, IFS। लेकिन हम सब देखते हैं जब भी यूपीएससी का रिजल्ट वगैरह आता है, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो ऑलरेडी IAS, IPS के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इसका फायदा ले रहे हैं। कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई समाज में गुस्सा भी आता है कि चल क्या रहा है, जब आप ऑलरेडी क्रीमी लेयर में आ रहे हो लेकिन जानबूझकर सर्टिफिकेट में चीज़ों को घुमा दे रहे हो, दिखा दे रहे हो कि अभी भी हम क्रीमी लेयर के अंदर नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर सरकार ने भले ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि प्रोफेशनल क्लासेस में भी बता रखा है कि जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनको भी क्रीमी लेयर में लाया जा सकता है। लेकिन ये सही से इंप्लीमेंट नहीं होता। इंप्लीमेंट क्या होता है, बस ये जो लिमिट है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर हो गई तो क्रीमी लेयर, अगर नीचे है तो क्रीमी लेयर नहीं है। तो दैट इज वाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था ना, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो देखिए जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है ना, उसको वापस से रीइंफोर्स कर दिया है। साथ ही साथ जो मिसयूज हो रहा था क्रीमी लेयर को लेकर, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की है कि कई लोग जो मैनिपुलेट कर देते हैं ना डेटा को, इनकम डेटा को, तो वो यहां पर अब ना हो। भले ही आप कह दो कि मेरी 5 लाख इनकम है, लेकिन हो सकता है कि आपको फिर भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। और साथ ही साथ मंडल कमीशन का जो प्रिंसिपल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में डिसाइड किया था, उसको वापस से रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। और मंडल कमीशन मैंने आपको बता दिया। देखो, मंडल कमीशन एक बार मैं आपको बता दूं कि 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था और इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या है कि ये इंप्लीमेंट हो नहीं रहा था। फाइनली 1990 में जाकर इंप्लीमेंट हुआ और डेफिनेटली 1992 में जाकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका फैसला आता है, जिसको हम इंदिरा सुहाने जजमेंट के नाम से जानते हैं। एंड तभी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था और उसमें यही सारी चीजें, बातें कही गई थी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब पूरा मामला सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया है, कह दिया है कि सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। एंड लेट्स सी अब सरकार इसको लेकर क्या करती है, सरकार क्या नियम लेकर आती है, वो देखना होगा। जो भी कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो कि हमारे संविधान में, आपको याद होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट सरकार रिसेंटली लेकर आई थी, जिसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की जो सफलता हासिल हुई है यूपीएससी रिजल्ट में, इस मौके पर 60% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी हमारी सभी कोर्सेज के ऊपर आपको मिलेगा। और 18 बुक्स का पूरा सेट जो है वो भी हम आपके घर पर भेजते हैं। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।